हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन महेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे रामू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद महेश भी वहाँ से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। महेश बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी बोरी फसल हुई है? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो 5 एकड़ की कुल 100 बोरियां हुई हैं। क्यों महेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो रामू है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरी का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत हैं उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा? मेरे दोस्त के खेत में इस बार 150 बोरियों की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर शाम को महेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर महेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरी का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते, इसीलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपके जब भी मन में होता है तभी खेत जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? अरे तो भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप जमीन को बेच दो और रामू के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर रामू की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो और रामू से कहो कि हम दोनों 10 एकड़ जमीन पर काम करेंगे। जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा और मुझे जहाँ तक पता है रामू मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर महेश अपने दोस्त रामू के यहाँ जाता है। और भाई रामू, कैसे हो तुम? महेश भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? रामू, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 5 एकड़। हाँ हाँ महेश भाई, खरीद लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन रामू, तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे हम दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ महेश भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। चलो अपना सेठ मुनीराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मुनीराम की है। फिर दोनों सेठ मुनीराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, रामू के पास वाली जमीन जो आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया। लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो आप मुझसे 5,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई महेश, जमीन की अपने हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर महेश
सेठ मुनीराम की जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुनो भाई महेश, हमें अपने खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है। बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। अरे सुनो भाई रामू, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है, तो मुझे 12 दिन के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ महेश भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान हैं, तो तुम वहाँ चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा, तुम बेफिक्र होकर चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी इस बात को बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन के बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूंगा। और थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है। और इस बात से रामू बहुत परेशान होता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, महेश अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से रामू अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों के काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रामू महेश के यहाँ चला जाता है। सुनो भाई महेश, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना दोनों मिलकर बारिश के पानी जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपना बारिश का पानी जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेतों में बारिश का पानी एक जगह जमा नहीं होगा। अरे लेकिन रामू भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ महेश भाई, इस समय तुम्हें कौन सा जरूरी काम याद आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब चल रही है। ठीक है महेश भाई, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। फिर महेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेती करेंगे, ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही निकली। नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो महेश भाई? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूंगा। तुम निश्चित होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर महेश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। दूसरी ओर रामू बारिश में भीगता हुआ अपने खेतों में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त घर पर ही रहता है, और जैसे ही अपने खेत में कोई काम होता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। महेश भाई, आज हमें चलकर कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे अपनी पत्नी के साथ साली की शादी में जाना है, और आज अगर फसल को नहीं काटा तो फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ रामू भाई, चलो हम दोनों फसल को काटकर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं। वो फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है महेश भाई, अब हमने सारी बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं शाली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम अनाज की बोरियों को अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊँगा तो अपना इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो। जब मुझे काम था तो तुम सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूंगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को अपने घर ले जाऊंगा। फिर महेश सारी फसल की बोरियों को घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हूँ? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है, रामू अपनी साली की शादी में गया है,
और वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम उन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो अच्छा है, ये सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों अच्छा है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में हम सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में रख दें तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम रामू को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की चिंता आप मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी, पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही परेशान हो रहा था, और तुम तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को आंगन में ही रहने दीजिए, ताकि गांव वाली देख सके कि बोरियां आपने घर के बाहर रखी हैं। फिर रात होने पर हम बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर रामू महेश के घर आता है। अरे महेश भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी हैं? चलो आज हम उन बोरियों को मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ रामू भाई चलो। फिर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की बोरियां तो यही रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे महेश भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि सुबह होने पर यहीं से सारी बोरियां उठाकर हम मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? महेश भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे रामू भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारा अकेले का हिस्सा था, और मैंने वो बोरियां जैसे चोरों के हाथ में दे दी। उस फसल में मेरा भी हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी सही है। चोर हम दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। हमें ये बहुत भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है। और वो जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुमको? फिर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे पैसा मिल जाएगा? फिर रामू सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे ये तो सोने चांदी से भरा हुआ है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं यहाँ सब्जियाँ कभी नहीं लगाता, और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर रामू अंदर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। ये सब भगवान की कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर सुनो जी, आज रात को हम इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह ही शहर में बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर महेश और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में चले जाते हैं तो देखते हैं उनकी फसल की सारी बोरियां खराब हो चुकी हैं। अरे ये क्या हो गया? हमने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो हमारे हिस्से में मिलने वाला था अब वो भी नहीं मिलेगा, चला गया। अब अपने हाथ से सब कुछ क्या करेंगे हम दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। रामू बहुत ही मेहनती आदमी था, तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया।